अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम आपको दो बड़े दिलचस्प किस्से सुनाएंगे जिन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री की तारीख को बदला, जो लोगों के लिए बहुत दिलचस्पी का बायस भी है, और वहाँ कुछ ऐसे स्टार्स ने भी जन्म लिया जिन्होंने आगे जाके बड़ा नाम पैदा किया। और एक ऐसे सिंगर के बारे में बताएंगे जो बगैर पिए गा नहीं सकते थे, लेकिन जिस वक्त उन्हें एहसास हुआ, किसी ने एहसास दिलाया कि आप बगैर पिए भी गा सकते हैं, तो उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी थी। एक फ़िल्म बनी थी शाहजहान, तारीखी फ़िल्म थी बड़ी। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ लोग जो थे वो आते थे, एक्स्ट्रा आते थे, मलबूसात, तारीखी फ़िल्म थी, मलबूसात और सारे ड्रेसेस वगैरह सारी चीज़ें, गेटअप इस तरह का होता था कि उस तारीखी पस मंज़र के हिसाब से था सारा कुछ। जब वो एक्स्ट्रा काम करके और जितने अदाकार जाते थे तो स्टूडियो जाते जाते वो अपना गेटअप, अपने मलबूसात, ड्रेसेस वगैरह साथ ले जाते थे। जो फिल्म के प्रोड्यूसर तो बड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा काम ख़राब है, ये क्यों साथ लेके जाते हैं। तो उन्होंने एक चौकीदार वहाँ पे खड़ा किया कि जिस भी गेटअप में होता था वो गेटअप वहाँ पे उतरवाता था चौकीदार, वो उनके कपड़े वहाँ से उतरवाता था, तो तब कहीं जाके उनको जाने दिया जाता था। अब वो चौकीदार जो है वो इंतहाई सख्त किस्म के थे। तो फिल्म के जो एक हदायतकार महबूब जो थे वो उनके एक समधी थे जो कि फ़िल्म के प्रोड्यूसर के दोस्त भी थे। वो हकीम साहब थे। हकीम साहब मिलने के लिए आए। हकीम साहब की दाढ़ी थी, हकीम साहब का गेटअप इस तरह का था असल में जिस तरह का फिल्मी होता है। तो जब वो जाने लगे तो चौकीदार ने उनको रोक लिया। उन्होंने कहा, जी आप अपनी दाढ़ी उतारें। उसने कहा, खबीस के बच्चे, ये दाढ़ी मेरी अपनी है, तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई, तुम्हारी मजाल क्या हुई इस तरह करने की, तुम ये क्या कर रहे हो। तो शोर शराबा हो गया, वहाँ पर रोला पड़ गया। तो वहाँ पर फिर बात समझाएगी कि ये दोस्त हैं और ये मिलने के लिए आए थे। तो इसी तरह बाद में कुछ, क्योंकि फ़िल्म का पस मंज़र ऐसा था, उसमें उलमा इकराम को भी बुलाया जाता था। उलमा इकराम आके मशवरे भी देते थे, कुछ आके कहते थे ये चीज़ गलत है, ये शरीयत के या इस्लाम के या मज़हब के हिसाब से ठीक नहीं है। तो जाते जाते उनके साथ भी चौकीदार साहब वही सलूक करते थे। तो इस तरीके से फिर वो बाद में फ़ैसला किया गया कि ऐसे चौकीदार को रखा जाए जो कम से कम तमाम मेहमानों को पहचानता हो। तो ये तो एक चीज़ थी। आपने बड़ा नाम सुना होगा के.एल. सहगल, जिसको कुंदन लाल सहगल कहते हैं। वो फिल्मों में काम भी करते थे, अदाकारी भी करते थे, और उस ज़माने में ख़ुद गाते भी थे। ये नहीं था कि प्लेबैक सिंगर वाला काम नहीं था, सामने लाइव ही गाना पड़ता था, रिकॉर्डिंग उसी टाइम होती थी, सारा कुछ उसी टाइम परफॉर्म किया जाता था। नौशाद साहब जो कि मशहूर बरसगीर के फिल्मी मौसीकार और राइटर सब कुछ थे, वो एक दफ़ा जब पहली दफ़ा किसी अपने प्रोड्यूसर को या हदायतकार को मिलने के लिए गए तो वहाँ पे एक बंदा अंदर दाखिल हुआ, ऐनकें लगाई हुई, ऊपर से बाल गायब थे सर से। तो हदायतकार ने नौशाद साहब की तरफ इशारा करके कहा कि आप इनको जानते हैं, ये कौन, उनकी तरफ इशारा करके कहा। तो नौशाद साहब ने कहा, नहीं मैं नहीं जानता। कहते ये के.एल. सहगल साहब है, कुंदन लाल सहगल। आपने इनको फिल्मों में लंबे लंबे बालों के साथ देखा होगा, लेकिन आप आज इनको बगैर बालों के देखिए। तो फिर कुंदन लाल सहगल से नौशाद साहब का भी तारुफ हुआ, नौशाद साहब की तारीफ़ की। उन्होंने कहा मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ। कुंदन लाल सहगल ने नौशाद साहब से कहा। तो इस तरह उन्होंने, क्योंकि गाना गाना था तो फिल्म के गाने के लिए उन्होंने कहा, जी ठीक है आप कल रिकॉर्डिंग के लिए आ जाएं। अगले दिन वो रिकॉर्डिंग के लिए गए। तो रिकॉर्डिंग के लिए नौशाद साहब गए। तो जब वो पहुँचे वहाँ पर तो उन्होंने अपने मुलाजिम को कहा कि एक काली पाँच देना। उन्होंने कहा, जी अगर ये काली पाँच, सोचा उन्होंने, नौशाद साहब ने, काली पाँच सुर के साथ अगर ये गाते हैं तो फिर ये अपने मुलाजिम से क्यों मांग रहे हैं। मुलाजिम उनका जोसेफ था। थोड़ी देर बाद मुलाजिम ने गिलास उठाया, वो सहगल साहब को दे दिया। सहगल साहब ने उसको पिया। उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू हुई। फिर एक टेक हुआ, फिर उन्होंने कहा काली पाँच और दे दे, फिर काली पाँच दी, फिर एक और, करते करते 8 रीटेक हुए और 8 पैक जो थे गिलास काली पाँच के वो पिलाए गए, वो पी गए। अब ये सारी चीज़ देखते रहे नौशाद साहब। ये पूरे सिलसिले में रात का टाइम हो गया, मतलब रात काफ़ी ताख़ीर हो गई। जो साजिंदे थे, जो बाकी लोग थे, सब भूखे थे। ये रीटेक पे रीटेक दिए जा रहे हैं। सारों, किसी को भूख लगी हुई, कोई नौशाद साहब की तरफ इशारे कर रहा है, कोई क्या हो रहा, लेकिन वो चढ़ा रहे भी और गाना गाए, फिर चढ़ा लें, फिर गाना गाएं। तो इस तरह करते करते नौशाद साहब को भी एहसास हुआ कि ये तो साजिंदे मर जाएंगे इस तरह भूखे। उन्होंने इशारे भी मतलब सब थक गए। तो उन्होंने कहा कि इस तरह करते हैं कि कल पे रिकॉर्डिंग रख लेते हैं, आज ये सारे लोग थक भी गए हैं तो कल कर लेते हैं। उन्होंने कहा, जी मैं तो रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, मैं तो सही करवा रहा हूँ। उन्होंने कहा, नहीं आप इस तरह करें, कल पे रखते हैं इसको, तो कल देख लेंगे। अगले दिन नौशाद साहब ने आके फिल्म के प्रोड्यूसर से बात की कि ये तो मामला बड़ा ख़राब है, रात तो 2 बजे सारे अपने अपने घरों को गए हैं, भूखे मर गए थे।
तो आज क्या करें? उन्होंने कहा जी इस तरह तो बात करनी पड़ेगी। तो शाह साहब ने कहा कि मैं बात करता हूँ। इतनी देर में के.एल. सहगल साहब आ गए। के.एल. सहगल साहब जब बैठे आगे तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कहा कि ये बात है तो आप नुशाद साहब से बात कर लो। उन्होंने कहा जी फरमाइए आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी हमने सुना है आप छोटों की हमेशा मदद करते हैं। नुशाद साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी बताएं मैंने क्या करना है? कहते जी आप बगैर काली पाँच के आज रिकॉर्डिंग करवाएंगे और वो शाम में करवाएंगे। वो कहते हैं आपका दिमाग ख़राब है आप नुशाद साहब, मैं बेसुरा हो जाऊँगा, मैं गा नहीं सकूँगा, मेरे से तो ये मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने कहा जी आप रात को बेशक काली पाँच के साथ गए, अभी 6:30 बजे एक रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, वो मुझे चाहिए। आधे घंटे में नुशाद साहब ने उसकी रिकॉर्डिंग की और वो लेके चले गए। जाते जाते नुशाद साहब ने कहा कि रात को जो काली पाँच के साथ अपने असिस्टेंट को कहा जो काली पाँच के साथ ये गा के रिकॉर्डिंग करेंगे उसके ऊपर निशान लगा लेना कि ये काली पाँच के साथ है। तो वो चले गए। रात के टाइम फिर वही वाला काम हुआ। खैर उस दिन वो सजिंदे जो थे वो खाना शाना अपना सब कुछ साथ लेके आए हुए थे, तो रात गए तक उनकी रिटेक्स हुई, होती रही, रिकॉर्डिंग होती रही। तो उन्होंने जाते जाते नुशाद साहब के.एल. सहगल साहब ने कहा कि सुबह जो है वो कल दिन में काली पाँच के साथ वाली और बगैर काली पाँच वाली रिकॉर्डिंग सुनेंगे। अगले दिन नुशाद साहब भी आ गए रिकॉर्डिंग सुनने के लिए। पहले काली पाँच के साथ जो रात को रिकॉर्डिंग हुई थी वो सुनने के लिए कहा गया। तो जिस वक्त रिकॉर्डिंग प्ले हुई तो वहाँ पे उन्होंने अपनी कानों में उंगलियाँ दे दी के.एल. सहगल साहब ने कि नहीं ये तो बहुत ही बुरा है, ये तो मैं नहीं वो करता। बाद में नुशाद साहब ने अपनी वो जो बगैर शाम को बगैर काली पाँच के जो रिकॉर्डिंग की थी वो सुनाई। वो हैरान परेशान कि इतना ज़बरदस्त मैंने गाना गा लिया है, कैसे गा लिया? तो नुशाद साहब ने कहा मैंने आपको समझाया था। उन्होंने नुशाद साहब को गले लगा लिया। तो बाद में उन्होंने जब भी उनको गाने के बगैर उसके जो गवाया वो के.एल. सहगल साहब को बगैर काली पाँच के सारे पसंद आए। तो बाद में गले लगाया और उन्होंने कहा कि मैं तो भूल भी जाता था तुम्हारी जादूगरी है। उन्होंने कहा जी नहीं आप गा सकते हैं इस तरह। उन्होंने गले लगाया, उन्होंने कहा जी काश तुम मुझे पहले मिले होते, काश मुझे कोई समझाने वाला होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं ऐसे नहीं गा सकूँगा, इस तरह नहीं गा सकता, अब देर हो गई और मेरी जो ज़िंदगी है वो भी तकरीबन ख़त्म होने वाली है। तो इस तरीके से फिर उन्होंने बगैर उसके गाने के हवाले से जब बात की तो फिर इस तरह गाया। और एक शेर जो था, एक शेर था जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। ये शेर जो था ये इतना पसंद आया के.एल. सहगल साहब को कि उन्होंने कहा कि जब मेरी अर्थी के साथ इस शेर को प्ले किया जाए, ये वाला जो गाने का जो बोल था। तो जब उनका फिर इंतकाल हुआ, उनकी जब अर्थी वहाँ से निकाली गई, लेके जाया गया, तो उसके साथ फिर ये गाना जो है था वो बजाया गया। तो ये था के.एल. सहगल साहब जिनको एहसास जो है उन्होंने शाह साहब ने दिलवाया कि आप बगैर काली पाँच के भी गा सकते हैं। आगे चलते हैं जनाब। एक फ़िल्म औरत बनी जो महबूब साहब ने बनाई थी। औरत को दोबारा रीमेक बनाने का मूड किया, प्लान किया महबूब साहब ने। महबूब साहब ने अपने असिस्टेंट को बुलाया, चमनकांत गांधी उनका नाम था। वो कहा जी मैं दोबारा फिल्म बनाऊंगा। तो उन्होंने सारों ने मशवरा दिया बाकी लोगों ने कि औरत फिल्म का इतना ओरा है, उसका इतना सिक्का जम चुका है, उस फिल्म को बनाने के हवाले से, रीमेक बनाने के हवाले से भूल जाएं, छोड़ दें, वरना वो भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा जी नहीं, वो महबूब साहब थे, फिर उनको कौन समझाए। महबूब साहब ने कहा मैंने तो बनाना है। तो उन्होंने स्टोरी को प्लान किया, सारी लिखी। सबसे पहले उन्होंने नरगिस को साइन किया। नरगिस ने फ़ौरन हामी भर ली मदर इंडिया के किरदार के लिए। मदर इंडिया फिल्म का नाम था। और फिर उन्होंने दिलीप साहब को बुलाया, दिलीप कुमार साहब को बुला के कहा कि तुमने औरत फिल्म देखी है? उन्होंने कहा जी देखी है। उन्होंने कहा जी जो याकूब का किरदार है वो तू कह के बुलाते थे, वो तू करेगा इसमें। दिलीप साहब जो थे वो आपको पता है, मैंने पिछली तो वीडियो में बताया था, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते थे अपने किरदार को लेके, बहुत ज़्यादा पूछते थे। वो कहा जी वो वाला किरदार तो सारे का सारा थोड़ा था, वो तो सारी फिल्म ही औरत जो है हीरोइन की है, तो ये मैं तो रोल नहीं करूँगा। उन्होंने कहा जी बिरजू का इसमें किरदार है, नरगिस का बेटा है बिरजू। उन्होंने कहा जी नरगिस का बेशक बेटा है, लेकिन ये फिल्म ही हीरोइन की है। तो महबूब साहब को खैर ये सुन के गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जब तुम्हारे लिए कोई कहानी होगी तो फिर तुम्हारे लिए लिखूंगा, मैं तुम्हारे लिए कहानी तो नहीं बदल सकता। ये कहकर उन्होंने दिलीप कुमार साहब के साथ मामला ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर उनका एक साउथ इंडिया से एक लड़का गया हुआ था अमेरिका, वहाँ पे उसने एलिफेंट बॉय फिल्म की थी, यहाँ का था वो, वहीं पे फिर पला बड़ा अमेरिका में। वो उसको हॉलीवुड का एक्टर भी कहा जा सकता है। तो उसका नाम था साबू को साथ लेके आ गए यहाँ पे इंडिया में, बॉलीवुड में। तो वहाँ पे आके उन्होंने प्लान किया कि साबू को रखेंगे फिल्म में। उस वक्त के हिसाब से जो भी था, पता नहीं बॉलीवुड नाम था भी या नहीं था उस वक्त, वो बाद में पड़ा या जो भी है, लेकिन साबू को ले गए गए। तो यहाँ की जो एक्टर एसोसिएशन थी अदाकारों की, उन्होंने बड़ा माइंड किया कि बाहर के अदाकार को वहाँ के अदाकार को क्यों लाया जा रहा है, यहाँ से के अदाकार को क्यों नहीं। खैर जब रिएक्शन देखा तो साबू साहब भी बड़े मायूस हुए और महबूब साहब भी फिर थोड़े पीछे हटे।
तो वो फिर साहब इस रद्दमल को देखते हुए उन्होंने नहीं किया, साबू साहब बड़े मायूस होकर वापस चले गए। फिर उन्होंने सब ने कहा कि शुरू में इतना आपको मसाइल आ रहे हैं, आप इस फिल्म को भूल जाएं, हम पहले भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, महबूब साहब ने कहा मैंने करनी। अब दो, पहले दिलीप कुमार साहब ने इनकार किया, साबू साहब के साथ ये हो गया, तो दो ऐसे मामलात हुए जिसकी वजह से महबूब साहब का दिल टूटा, खासे दिल बर्दाश्त हुए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसी की तैसी। उन्होंने चमनकांत गांधी जो उनके असिस्टेंट थे, उन्होंने कहा मैंने कल एक फिल्म देखी है, एक लड़के का छोटा सा किरदार है, उस लड़के को बुलाओ, गालबन सुनील दत्त उसका नाम है। तो अगले दिन सुनील दत्त साहब को बुलाया गया, सुनील दत्त साहब आए। तो महबूब साहब ने नुशाद साहब से कहा कि देखें कैसा है। उन्होंने कहा जी शख्सियत तो अच्छी लगती है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन पतला बहुत है। उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा। फिर उसका सुनील दत्त को कहा आपकी स्टिल्स लेने हैं, फिर वो स्टिल्स लेने के लिए बुलाया गया, स्टिल्स लिए गए। और इस तरीके से जो औरत में याकूब का किरदार था वो पूरा गंजा था, इसमें बाकायदा तौर पर सुनील दत्त के बाल छोटे किए गए। और इस तरह नरगिस के एक बेटे का किरदार जो था वो सुनील दत्त को दिया गया। अब उन्होंने कहा कि दूसरे वाला भाई जो है वो कहाँ से ढूंढे। उन्होंने एक महबूब साहब की एक फिल्म थी, आवाज़ थी गालबन, उसमें एक किरदार किया था राजेंद्र कुमार ने, छोटा सा। राजेंद्र कुमार का कोई नाम नहीं था, तो उन्हें उस किरदार के लिए, दूसरे भाई के किरदार के लिए राजेंद्र कुमार को चुना गया। तो यानी कि एक छोटा सा किरदार सुनील दत्त ने किया हुआ था, एक छोटा किरदार किया हुआ था राजेंद्र कुमार ने। फिर वो कहा जी अब इसके खामद का किरदार कौन अदा करे। खामद के किरदार के लिए एक किसी ने बताया कि इस तरह राजकुमार नाम का बंदा है, उसकी एक फ़िल्म है, वो फिल्म मंगवाएगी। महबूब साहब ने फिल्म का वो वाला सिर्फ पार्ट देखा जिसमें राजकुमार का काम था, तो राजकुमार को भी इस फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। तो इस तरीके से मदर इंडिया के हवाले से 3 जो अदाकार थे जिन्होंने आगे जाके खूब नाम कमाया, वो इस तरीके से इस फिल्म के लिए सेट हुए। अच्छा, अब हुआ क्या, बिरजू के बचपन का किरदार के लिए वहाँ पे महबूब स्टूडियो के इस्तकबालिया पे एक चौकीदार हुआ करता था, गालबन वाजिद नाम था। उसने कहा जी मेरा बेटा है, उसका नाम साजिद है, उसको ज़रा चेक कर लें चाइल्ड स्टार के तौर पे। वो साजिद को बुलाया गया। साजिद की जो वालदा थी वो महाराष्ट्रन थी, वो मुफलिसी जो थी उसके लहजे में झलकती थी, लेकिन बच्चा तेज़ तरार था। महबूब साहब ने उससे कहानी सुनी, कोई कहानी सुनाने का कहा, महबूब साहब को उसने कहानी सुना दी। इस तरीके से महबूब साहब ने उसके बचपन के किरदार के लिए साजिद को ले लिया। बाद में साजिद जो लड़का था वो एक जगह भूला, तो उन्होंने डंडे मारे थे। उसका बाप भागता हुआ निशाद साहब के पास आया था कि मेरा बेटा मर जाएगा, उसको डायलॉग याद नहीं हो रहे, अब अटक गया है किसी चीज़ के ऊपर। आपको पता है जो अदाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि बंदे की सुई कहीं पर अटक जाए तो फिर सीन बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो वो खैर करते कराते निशाद साहब ने खैर बीच बचाव करवाया, और निशाद साहब ने कहा भी कि मेरी हमेशा उन्होंने लाज रखी। हालांकि वो बड़े वो थे, महबूब साहब सख्त थे, लेकिन बहरहाल वो इस तरह वो करते थे। बाद में उस साजिद को, क्योंकि उनकी जो दूसरी बीवी थी वो उनकी औलाद नहीं थी, दूसरी बीवी की, महबूब साहब की जो दूसरी बीवी थी, तो साजिद को उन्होंने मुँह बोला बेटा बना दिया, उनकी एजुकेशन के ऊपर खर्च किया, उसको बाहर भिजवाया। बाद में वो अपने उनके ज़ेर साया ही पला। लेकिन फिर फिल्म जो थी, इसको गानों के हवाले से भी था। उन्होंने बुलाया नुशाद साहब को, उन्होंने कहा जी इस तरह करके एक गाना है, वो गाना है कि एक बच्ची जो है, ये नरगिस जो है, वो विदा हो रही है और उसके पास उसके माँ बाप ने उसको कुछ नहीं दिया, लेकिन वो इस तरह से शो कर रही है जिस तरह सब कुछ दे के जा रही है, सब कुछ लेके जा रही है, खुश है। तो इस तरह का कोई सिचुएशन थी जिसके अंदर उन्होंने गाना बनाना था। एक अमीर खुसरो का कोई शेर था, वो शेर तो नहीं, उस शेर से मुतासर होकर फिर एक गाना जो था वो एक शायर ने लिखा, जिसकी मौसीकी फिर निशाद साहब ने दी थी। गाना का जो पहला बोल था वो कुछ इस तरह था कि कोई गुन ढंग ना मुझ में कोई बात है, मोरी चुंदरी की लाज अब तोरे हाथ है, यानी अब मेरी चुंदरी की आज अब लाज तेरे हाथ है इज़्ज़त। ये थे पहले बोल। फिर आगे इसके थे कि मैया बाबा ने, यानी माँ बाप ने, मैया बाबा ने सुख मोरे सारे दिए, मोरे गोने में चांद और सितारे दिए, साथ लेकर मैं सारे गुंगवा चली। ये था जो गाना बनाया गया। इस तरीके से तो बड़े खुश हुए निशाद साहब के सिचुएशन के हिसाब से, अपने महबूब साहब निशाद साहब से गले लगा लिया कि इस सिचुएशन के हिसाब से बड़ा फिट बैठता है। लेकिन जो गाने के लिए शमशाद बेगम और दूसरे कोर्स वाली लड़कियां आई, तो जिस वक्त ये वाले बोल आए कि मैया बाबा ने सुख मोरे सारे दिए, मोरे गोने में चांद सितारे दिए, और साथ लेके मैं सारा गंगवा चली, ये रिकॉर्डिंग अभी चल रही थी। निशाद साहब स्टूडियो के बाहर बैठे, जो कमरा होता है वहाँ पे बैठे रिकॉर्डिंग करवा रहे थे।
तो इतने में देखा है कि मशीन चलते चलते रुकी, लो आवाज़ आना बंद हो गई। उन्होंने समझा कि मशीन के अंदर शायद कोई गड़बड़ हो गई है कोई रिकॉर्डिंग में। वो अंदर गए तो अंदर देखा कि शमशाद बेगम समेत जितनी भी लड़कियाँ सारी रो रही थी आंसुओं के साथ। वो कहे क्या हुआ? कहते जी इस तरह करके मेरी जवान बच्ची है, शमशाद बेगम कहती है। मुझे उसकी रुखती याद आ गई और ये सारी भी जवान है, इनको भी ज़ाहिर है अपना वो याद आ गया सारा, तो ये भी। तो उन्होंने खैर चाय वाय मंगवाई निशात साहब ने। उन्होंने कहा जी रिकॉर्डिंग कल कर लेंगे, आज रहने देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आज जो जज्बात हैं, आज जो इसके एहसासात हैं वो कल शायद ना आए। शमशाद बेगम ने फिर उसी तरह उसकी रिकॉर्डिंग करवाई। तो इस तरह फिर ये वाला किस्सा उन्होंने महबूब साहब को बताया। महबूब साहब कहते हैं कि जब गाने वालों का ये हाल है तो सुनने वालों का क्या हाल होगा। खैर वो फिर जो हुआ वो सबके सामने था। उसके अलावा फिर गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान भी जो एक टांगे वाला गाना था, घोड़े वाला या टांगे वाला, उस ज़माने में वो प्लेबैक सिंगिंग के लिए ना बैटरी होती थी ना जनरेटर लेकर कोई साथ भाग नहीं सकता था। तो उसमें मौसीकार साहब जो थे वो खुद गाते गाते दौड़ते दौड़ते हामते कामते जाते थे। यही वाला काम आन में भी हुआ था, लेकिन आन में वो जो घोड़े वाला वो जो था दिल में छुपा के प्यार का वो उसमें था, लेकिन उसमें बाज़ जगह उन्होंने टांगे में भी बैठे थे जहां वो बैक सामने वाला फ्रंट सीन था जहां उसके साथ हीरोइन के साथ दिलीप कुमार साहब का। लेकिन यहाँ पे फिर वो साथ साथ भागते हुए वो सारा कुछ रिकॉर्ड होता था। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि वो जो एक जलने वाला सीन था महबूब साहब ने, अच्छा एक और भी था जलने वाले सीन पे जाने से पहले दुशाद साहब कहते हैं मैं जब स्टूडियो जाता तो आगे देखता कि उनको सांस फूली हुई है, जल्दी से आ रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, पूरे स्टूडियो में बाहर जो था एरिया होता था, कभी सुनील दत्त साहब कभी उधर भाग रहे हैं। उन्होंने कहा क्या होगा जी? महबूब साहब ने कहा है तुमने जब भी कैमरे के सामने आना है भागते भागते आना है, वो पसीना चाहिए, वो फूली हुई सांस चाहिए जो कि किरदार के लिए रिक्वायरमेंट है। तो वो सुनील दत्त साहब ने खैर काफ़ी मेहनत की और महबूब साहब को भी सलाम है, वो खूब भगाते थे उसे। इस तरीके से फिर वो आया। लेकिन एक जो सीन था जिसमें इसकी तलाश में सूखी लाला जो आते हैं, वो विलन पार्टी जो अपने बंदों के साथ, वो सूखी हुई घास के आसपास आग की वो मशलें फेंक देते हैं जिससे आग लग जाती है। अब उसके अंदर जो थी नरगिस भी फंस गई, नरगिस को फंस गई। तो जिस टाइम नरगिस किस तरह फंसी ये महबूब साहब को भी समझ नहीं आई। उन्हें बताया कि नरगिस फंस गई। उन्होंने कहा जो कुछ होगा आप देखते हैं, खुदा बेहतर करेगा, लेकिन तुमने कैमरा ऑन रखना है, मतलब उनकी कमिटमेंट चेक करें। उन्होंने फिर सारे का सारा सीन जो था फिल्माया। ये झुलस गए थे दोनों, सुनील दत्त ने उनको बचाया था। ये फिल्म का हिस्सा नहीं था लेकिन फिल्म में डाला गया। ये इस तरह बचाना, प्लान करना सारा कुछ, क्योंकि वो तो वैसे बचाया गया, वो तो बाई चांस बीच में आ गई नरगिस। फिल्म का सीन नहीं था वो उस तरह से, लेकिन वो आग जब लग गई तो नरगिस बीच में फंसी तो उसको बचाया गया। तो इस तरह दोनों झुलस गए। तो वो गुजरात शहर में इनका अपना घर था महबूब का, वहीं पे शूट हो रही थी। अपने घर ले गए, वहाँ से डॉक्टरों को मुंबई से भी बुलाया गया, वहाँ के भी डॉक्टर आए, उन्होंने इलाज मुआवजा किया। तो ये वो टाइम था जब सुनील दत्त और नरगिस एक दूसरे के करीब आ गए। और फिर एक दिन उन्होंने बताया कि हम शादी करना चाहते हैं। तो वो तो हिल गए पूरे, निशात साहब भी और महबूब साहब भी। उन्होंने कहा जी तुम तो माँ बेटा बने हुए हो, क्यों फिल्म को बर्बाद करने पे तुले हो? उन्होंने कहा जी हम फिल्म पहले लगेगी, फिल्म हिट होगी या चलेगी, जब चल चुकेगी फिर हम शादी करेंगे। ये उन्होंने कमिटमेंट की। तो खैर महबूब साहब खाने के पे बैठे तो उन्होंने कहा कि तुमने अगर शादी की अब हामी भरी है तो नरगिस का साथ निभाना। तो फिर वो उन्होंने जो कमिटमेंट दी, तो आज सबको पता है कि नरगिस का सुनील दत्त ने कैसे साथ निभाया। वहाँ की एक मिसाली जोड़ी बनी नरगिस की और उसका। और एक और चीज़ भी थी उसमें कि जब एक गाना था जिसमें आजा मेरे लाल, उसको जब गाया गया, निशात साहब कहते हैं ये गाना बीच में डलेगा कि नहीं डलेगा। उन्होंने कहा जी तुम्हारे साथ कमिटमेंट है। उन्होंने कहा जी स्टोरी के साथ तो मैल नहीं खाता, ये मैच नहीं करता, तो ये ना स्टोरी रुक जाए, स्टोरी उसकी किसी और तरफ चल रही है, आपने गाना डाल दिया। उन्होंने नहीं डालना। तो बाद में सारे लोगों ने कहा कि इस गाने को निकाल दें, मैच नहीं करता। उन्होंने कहा जी नहीं, हमने महबूब साहब से अपना निशात साहब से वादा किया हुआ है, गाना तो नहीं डालना। वो गाना डाला गया। कोलकाता में जब फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर था वहाँ पे फिल्म रिलीज़ हुई, उसने गाना निकाल दिया। तो महबूब साहब को जब पता चला उन्होंने बड़ा रद्दमल दिया। उन्होंने कहा जी सारे प्रिंट मैं भेज रहा हूँ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम मेरी इजाज़त के बगैर मेरा बनाया हुआ गाना तुम कैसे निकाल सकते हो? तो उन्होंने दोबारा वरना कहते प्रिंट वापस करो, पैसे वापस ले जाओ अपने, वरना दो, ये फिल्म दोबारा गाना लगेगा। खैर वो फिर उसने डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि ठीक है मैं गाना दोबारा लगाऊंगा, फिल्म तो उतार नहीं सकता था। उस दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे गए, एडिटर वहाँ पे गए, उन्होंने तो उस गाने को दोबारा से जोड़ा। तो ये भी था। और एक भागने वाला सीन था जहाँ पे हड्डी टूट गई थी, एक बाल के तरह का, आपको पता है जो फ्रैक्चर आता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। उस दिन मैं ज़ेबा साहिबा से भी बात कर रहा था, मोहम्मद अली साहब की जो
एहलिया हैं, उनका भी कोई फ्रैक्चर इस तरह का हुआ था। तो मैंने पूछा, कहती साल बहुत गुजरा। उन्होंने भी एग्जैक्ट यही वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, बाल जितना फ्रैक्चर। तो ज़ेबा बेगम साहिबा ने ये सारा कुछ बताया हमें। खैर ये इस तरह का फ्रैक्चर था, लेकिन वो भाग रहे थे, रुके नहीं। कैमरा और सारा कुछ किस तरीके से रिवर्स, वो एक अलग स्टोरी है कि कैमरा किस तरीके से साथ भाग रहा था। लेकिन सुनील दत्त की हिम्मत को सलाम है कि उन्होंने किसी जगह नहीं ये कहा कि मेरी हड्डी टूट चुकी है, बाद में पता चला था सारा कुछ। खैर ये फिल्म बनी, फिल्म जब बन गई तो सबने कहा कि आपने बहुत पैसा लगा दिया है, ये तो पैसा वापस नहीं आएगा, कुछ तो बचा लेना चाहिए था, घाटे का सौदा है, डिस्ट्रीब्यूटर से भी आप नहीं मांग रहे और पैसा, जो ले चुके हैं वही दे चुके, वही है। उन्होंने कहा जी डिस्ट्रीब्यूटर से जो मैंने ज़ुबान की थी वही चलेगी। उन्होंने कहा जी ज़ुबान जो की थी तो फिर उस हिसाब से पैसा लगाते। कहते नहीं, जिस तरह फिल्म सोची है मैंने उस तरह बनानी है, अपना मैं स्टूडियो गिरवी रख दूंगा, अपनी जायदाद गिरवी रख दूंगा, लेकिन मैं डिस्ट्रीब्यूटर से मज़ीद पैसे नहीं लूँगा। तो उन्होंने इस तरह वो फिल्म को मुकम्मल किया। तो सारों ने कहा अल्लाह खैर करे, आपको मौत से ही बचा सकता है आपको। तो खैर उन्होंने कहा जी, नौशाद साहब ने भी कहा कि अब आपकी सेहत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जी इसका प्रिंट जो टेक्निकल करवाने के लिए हम लंदन जाएंगे। उन्होंने कहा जी यहीं पे करवा लें, ये तो बचा लें, इसके ऊपर तो पैसा न लगाए। उन्होंने कहा जी नहीं मैंने जाना है, ब्लड प्रेशर उनका हाई था। उन्होंने कहा सफ़र भी से मना किया नौशाद साहब ने। उन्होंने लंदन के सफ़र से मना किया था। ये कहते हैं जी पहले मैंने मक्का जाना है, फिर मैंने मदीना जाना है, वहाँ पर ज़ियारतें करनी है, वो करना है, फिर उसके बाद बगदाद जाना है, वहाँ से होते हुए सारी दुआएँ करके फिर मैं जाऊँगा लंदन में, वहाँ जाके मैं वो करूँगा सारा कुछ। तो उन्होंने कहा मैं आपको वहाँ लंदन के सफ़र से रोक रहा हूँ, आप अपने सफ़र को मज़ीद तवील कर रहे हैं। खैर ये था। और फिर वो वहाँ पे पहुँचे। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे एक सूबे की गवर्नमेंट ने फैसला किया कि फ़िल्म बहुत अच्छी है। उसको किसी ने तजवीज़ दी कि फ़िल्म बहुत अच्छी है, इसका तफरी टैक्स जो है वो प्रोड्यूसर को ही जाना चाहिए, इतनी ताकि उसकी हिम्मत बंधे। तो ये वाला फ़ैसला हो गया कि ठीक है, फिल्म लगने से पहले ये वाला मामला जो था वो सुनाया गया। फ़ोन करके नौशाद साहब ने बताया उनको कि ये खुशखबरी आपके लिए है कि तफरी टैक्स माफ़ हो गया। तो वो बाद में उनकी बेगम बताती हैं कि जब आपने फ़ोन किया, जो उनकी बेगम थी सरदार अख्तर, उन्होंने बताया कि जब आपने फ़ोन किया तो उन्होंने शुक्राने के नफल अदा किए। तो इस तरीके से इस फिल्म उस सूबे से सिर्फ जो था वो 35 लाख रुपये आया। और उस फिल्म ने खूब बिज़नेस किया, खूब नाम कमाया, कितने रिकॉर्ड कायम किए, किस किस के लिए वो संगे मिल की हैसियत रखती है, कहाँ बिरजू की ज़िंदगी की वो फिल्म सुनील दत्त की, फिर उनकी ज़िंदगी, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से उनकी अहलिया वहाँ से उन्हें मिली, शादी वहाँ पे नरगिस की उस फिल्म की वजह से हुई। उनके फ्रैक्चर हुए, उन्होंने कितनी मेहनत की, किस तरीके से वो आए। राजेंद्र कुमार, उन्होंने कितना नाम कमाया, छोटा सा किरदार करते हैं। राजकुमार ने कितना नाम कमाया, ये सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, वो वहाँ पे गए भी। तो ये एक शो करती है कमिटमेंट कि क्रिएटिव काम है, जो बंदा ठान ले कुछ करने का, महबूब जैसा बंदा, तो फिर वो उसको रिवॉर्ड भी मिलता है और नाम भी मिलता है और शोहरत भी मिलती है और अपनी मंजिल भी जब पाते हैं और उनको सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। ये वो फिल्म थी जिसकी तवक्कुआत थी, जिसके ऊपर पैसा इसी सोच के तहत लगाया जा रहा था कि फ़िल्म चलेगी, और फिर वो उसी तवक्कुआत के ऊपर, बल्कि उससे ज़्यादा वो पूरा उतरी। और ये एक सक्सेस स्टोरी है मदर इंडिया की, और कुछ दिलचस्प किस्से थे। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।